नमस्कार। न्यूज आवर के विशेष कार्यक्रम नेशनल वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। नेशनल वॉइस में हम करते हैं विद्वानों से देश के विभिन्न गंभीर मुद्दों पर चर्चा। आज का विषय है बांग्लादेश, हिंदुओं पर अत्याचार। इस्कॉन के पुजारी चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के बाद अब बांग्लादेश में इस्कॉन के सिलचर स्थित केंद्र को मुस्लिमों ने जबरन बंद करा दिया। यही नहीं, इस्कॉन के श्रद्धालुओं को सेना के जवान अपने वाहन में भरकर ले गए। ढाका में सुप्रीम कोर्ट के वकील और अब बांग्लादेश के अटॉर्नी जनरल मोहम्मद असदुज्जमा ने हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान इस्कॉन को धार्मिक कट्टरपंथी संगठन करार दिया। इस तरह बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर भारत में राजनीतिक दलों द्वारा क्या प्रतिक्रियाएं हो रही हैं और कैसी प्रतिक्रियाएं होनी चाहिए, आज इसी मुद्दे पर करेंगे विद्वानों से चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं नेशनल वॉइस। इस्कॉन के पुजारी चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के बाद अब बांग्लादेश में इस्कॉन के सिलचर स्थित केंद्र को मुसलमानों ने जबरन बंद करा दिया है। यही नहीं, इस्कॉन के श्रद्धालुओं को सेना के जवान अपने वाहन में भरकर ले गए। आखिर ऐसा क्यों हुआ, इस मुद्दे पर भी करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों द्वारा प्रताड़ित हो रहे हिंदुओं को लेकर भारत के राजनीतिक दलों ने भी प्रतिक्रिया दी है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बांग्लादेश के मुद्दे पर बुधवार को अपनी आवाज मुखर की और कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों से पता चलता है कि उस देश की अंतरिम सरकार कट्टरपंथियों के चंगुल में है। उन्होंने इस मामले में संयुक्त राष्ट्र से हस्तक्षेप करने को कहा है। सुनिए गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, बांग्लादेश में जो घटना घट रही है, ये जैसे पाकिस्तान में हिंदू खत्म हो गया, बांग्लादेश में भी कट्टरपंथियों के दबाव में वहां की सरकार आ गई है। और ये कट्टरपंथी हमारे हिंदू बेटियों के साथ तंग बने, उनकी इज्जत लूट रहे हैं, मंदिरें तोड़ रहे हैं, हत्याएं कर रहे हैं, जो समाचार आ रहा है। और मैं धन्यवाद दूंगा भारत सरकार के एम्बेसी को, जिसने कड़ा रुख अख्तियार किया है। लेकिन अब समय आ गया है कि अब संयुक्त राष्ट्र संघ को भी इस पर संज्ञान में लेना चाहिए। तो ये थे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। वहीं बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का कहना है कि भारत के कट्टरपंथियों को सीख लेनी चाहिए कि बांग्लादेश के इस घटनाक्रम पर उनका क्या कुछ कहना है। आइए सुनते हैं दिलीप जायसवाल को, बिहार के बीजेपी अध्यक्ष हैं। इस तरह का विघटनकारी तत्व और समाज में विरोधाभास फैलाने वाले तत्व हैं। तो बांग्लादेश में भी कुछ कट्टरपंथी हैं। उन कट्टरपंथियों को हिंदुस्तान से सीख लेना चाहिए कि हिंदुस्तान के जो बहुसंख्यक सनातन और हिंदू समाज हैं, वो आदर भाव से सबको जीने का हक हिंदुस्तान में देते हैं। तो हिंदुस्तान से अगर सीख बांग्लादेश लेती है, और वैसे कट्टरपंथी नेता जो हिंदुस्तान के अंदर हैं, उनको भी शर्म आना चाहिए कि उनका जो है बांग्लादेश के मामले पर क्या कहना है, उनको भी सोचना चाहिए। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी कहते हैं कि बांग्लादेश की स्थिति बेहद अराजक और परेशान करने वाली है। यह हालात तब से हुए जब शेख हसीना की सरकार को हटाया गया और मोहम्मद यूनुस को सत्ता सौंपी गई। यूनुस के सत्ता संभालने के बाद से चरमपंथी विचारधाराएं सरकार में घुस गईं, जिसके बाद अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बढ़ गए। वास्तव में मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी की ये जो बातें हैं, वास्तव में भारत के गंगा जमुनी तहजीब को रेखांकित करती हैं। वास्तव में दर्द उनको भी होता है कि अगर जो अल्पसंख्यक बांग्लादेश में हैं, तो वास्तव में उनके साथ अत्याचार नहीं होना चाहिए। सुनते हैं बरेलवी को। बांग्लादेश में जो सूरत हाल है वो निहायत ही नागुफ्ताबे और अफरा तफरी
के हालात हैं और यह हालात उस वक्त से हुए जब शेख हसीना की मुंतखब सरकार को हटाया गया, बेदखल किया गया और मोहम्मद यूनुस को इख्तिदार सौंपा गया। मोहम्मद यूनुस ने जब से इख्तिदार संभाला है तो ये कट्टरपंथी विचारधारा के लोग बांग्लादेश की हुकूमत में दाखिल हो गए और उनका गलबा हो गया। वहां से अल्पसंख्यकों पर ज्यादतियां शुरू हो गई। बांग्लादेश मामले को लेकर बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने कोलकाता स्थित बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने मोहम्मद यूनुस को तालिबानी शासक करार दिया। सुनिए। ये जो हुआ है पूरा विश्व का हिंदू को सड़क में उतरना चाहिए, प्रोटेस्ट करना चाहिए। वो मौलवादी सरकार है, इलीगल गवर्नमेंट, यूनुस का सरकार को बर्खास्त तो किया जाए। वर्ल्ड कम्युनिटी को आगे आना चाहिए और यहाँ का हिंदू भी जोर प्रोटेस्ट करेगा। आज यहाँ प्रोटेस्ट एमएलए लोग किया। शाम को बिहाला में हमारा जुलूस है, मसाल जुलूस। कल 3 बजे डेप्यूटी हाई कमिश्नर घेराव करेगा बीजेपी एमएलए। डे आफ्टर टुमारो थर्सडे हिंदू जागरण मंच ने कॉल दिया है मास प्रोटेस्ट इन कलकत्ता। ऑल हिंदू शुड कम ऑन द रोड एंड स्टार्ट एग्रेसिव एजिटेशन अगेंस्ट दिस एट्रोसिटी। वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बांग्लादेश मामले पर एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों के सामने आ रहे असुरक्षा के माहौल पर गहरी चिंता व्यक्त करती है। इस्कॉन संत की गिरफ्तारी इसका ताजा उदाहरण है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को उम्मीद है कि भारत सरकार बांग्लादेश सरकार पर आवश्यक कदम उठाने और अल्पसंख्यकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दबाव डालेगी। हालांकि कांग्रेस ने ये बातें कही हैं, लेकिन इसके बाद से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने कुछ नहीं कहा है, प्रियंका गांधी ने कुछ नहीं कहा है, खरगे जी ने भी कुछ नहीं कहा है। बीजेपी के तमाम नेताओं ने कुछ बातें कही हैं। हालांकि अगर जो ये देखा जाए कि मुस्लिम संगठन भी इस पर बोल चुके हैं और वास्तव में जो हिंदू वहां पर अल्पसंख्यक हैं, अगर उनकी बात करें तो जो हमारे मुस्लिम संगठन हैं भारतीय, उनको भी दर्द हो रहा है जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। अतुल मिश्रा जी, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। दिनेश सिंह जी, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। संजय सिंह जी, विदेशी मामलों के जानकार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। अनूप स्वरूप जी, विदेशी मामलों के जानकार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जिस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं भारत में राजनीतिक दलों द्वारा, नेताओं द्वारा और कुछ इस्लामिक संगठन द्वारा, ये प्रतिक्रियाएं वास्तव में अगर जो कहा जाए तो दर्द बयां करती हैं बांग्लादेश के जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं बांग्लादेश में, उनके ऊपर हो रहे अत्याचारों को लेकर। शुरुआत हम करेंगे अनूप स्वरूप जी, विदेशी मामलों के जानकार हैं आपसे। सवाल यहां पर यह है कि हमने देखा बीजेपी ज्यादा मुखर है, बीजेपी के नेता ज्यादा मुखर हैं। कांग्रेस ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है, राहुल गांधी जी ने कुछ नहीं कहा, कांग्रेस के बड़े नेताओं ने कुछ नहीं कहा, इंडिया गठबंधन के अन्य जो नेता हैं उन्होंने कुछ नहीं कहा। किस रूप में इसे देखते हैं जो भारत में प्रतिक्रिया आ रही है? ज्यादा सहमत हूं कि इस समय देश को जरूरत है एकजुट होने की। एक मत होकर इसका विरोध करना चाहिए, इसका जवाब देना चाहिए। ये बात सच है कि बांग्लादेश में भी और भारत में भी बहुत सारे मुस्लिम संगठन हैं जो कि इस तरह के जो भी सोच है या इस तरह का जो पहल है बांग्लादेश सरकार की, उसका विरोध करते हैं और वो भी साथ में हैं, भारत में भी और बांग्लादेश में भी। तो हम लोग को एकजुट होके इस तरह के अलगाववादी
और एक्सट्रीमिस्ट जो संस्थाएं हैं बांग्लादेश में भी और बांग्लादेश सरकार की भी, उनका सामना करना चाहिए। इसके लिए मैं ये बोलना चाहूंगा कि विदेश में, हर देश में ये एक पहुंच होती है, एक पहल होती है कि जो बहुसंख्यक हैं, जो उदारवादी हैं, वो एक साथ खड़े हों, जिससे कि अलगाववादी एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट किसी भी देश में आगे ना आए, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो किसी और धर्म के हो। तो मेरा ये मानना है, जो आपने कहा है, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, उनको एकजुट होकर इसका सामना करना चाहिए। पूरा विश्व जानता है इस्कॉन के बारे में, और हम तो जानते हैं, मैं तो जानता हूं अमेरिका में भी, यूरोप में भी, जो इस्कॉन जैसी संस्थाएं हैं, उनका काम रहा है सबके लिए कार्य करना, सिर्फ वो हिंदुओं के लिए नहीं है, वो सबके लिए, समूचे विश्व के लिए। जी बिल्कुल, समूचे विश्व के लिए है, शांति के लिए है, और हिंदू धर्म की बातें करता है, और हिंदू धर्म, सनातन धर्म सबको एक साथ लेकर चलने की बात करता है। जी अब हम आना चाहेंगे संजय सिंह जी के पास, विदेशी मामलों के जानकार हैं आप, और सवाल यहाँ पर यह है कि अभी हमने खबर में ये बातें कही हैं कि एक वकील जो हैं बांग्लादेश के, उन्होंने इस्कॉन जो हिंदू मंदिर है उसको और उस पूरे एक तरह से इनके संगठन को ये इस कट्टरवादी संगठन बताया है, धार्मिक कट्टरवादी संगठन बताया है। वास्तव में धार्मिक कट्टरवादी संगठन साबित करने का उद्देश्य क्या है उनका? देवेंद्र जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। पहले तो आपको और सभी जो हमारे विद्वत पैनलिस्ट हैं, सभी का स्वागत करता हूं, और इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सबका स्वागत है। देखिए, इस्कॉन को बैन करने का तो एक जो कारण है वो तो साफ है, वह हिंदुओं को दबाना, कुचलना। क्योंकि इस्कॉन और ये चिन्मय कृष्णदास आज बांग्लादेश में हिंदुओं की आवाज बनकर खड़े हैं। हिंदुओं पर जो घोर अत्याचार हो रहे हैं, वहां की महिलाओं, बच्चों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, उनके ये इस्कॉन के ही प्रवक्ता नहीं है, ये हिंदू उत्पीड़न के भी प्रवक्ता हैं देश के अंदर, बांग्लादेश के अंदर। अब वहां की जो जिहादी ताकतें हैं वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर रही की बात क्यों उठ रही है इस देश के अंदर। अब देखिए, दुर्भाग्य है कि हिंदू तो बहुत निरीह है, वहां अल्पसंख्यक है, वहां सेकुलरिज्म की चैंपियन ट्रॉफी खेली जा रही है। सेकुलरिज्म की जो चैंपियनशिप है उसकी ट्रॉफी, मतलब मैच चल रहा है, उसकी ट्रॉफी इस्लाम ये जो जमाते हैं वो ले जाएंगे उठा के, चाहे पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो। हिंदू बहुत निरीह है वहां, बिल्कुल कुछ नहीं बोल सकता। अब पाकिस्तान को ले लीजिए, चाहे बांग्लादेश को, इन पे कोई भी आरोप लगा दीजिए, ये तो बेचारे बेजुबान प्राणी है हिंदू वहां। पाकिस्तान के अंदर देख लीजिए, ब्लेसफेमी लॉ बना हुआ है कि आप उनके पैगंबर साहब, कुरान या उसके खिलाफ कुछ भी बोल दीजिए, कोई मौलवी जाके आरोप चस्पा कर दे, वहां ईसाई हिंदू की मौत निश्चित है, कोई सुनवाई नहीं होनी है। झूठा आरोप लगा दीजिए, मौलवी साहब ने कह दिया कि साहब इन्होंने बेहुरमती की है, बस काम खत्म। तो वही स्थिति बांग्लादेश में हिंदुओं की, इन निरीह हिंदुओं की कोई सुनने वाला नहीं है। मैं एक आपको बहुत पुराना वाकया सुनाना चाहता हूं। कल भी आपके चैनल पे जोगेनाथ मंडल जी का नाम लिया था। जब बांग्लादेश, मतलब उस समय पूर्वी बंगाल था, और आजाद होते ही वहां की जो कट्टरपंथी जमातें थी, क्योंकि उन्होंने तो नारा दिया था कि हंस के लिया है पाकिस्तान, लड़के लेंगे हिंदुस्तान। तो उसके लिए पहले हिंदुओं का सफाया करना जरूरी था। पाकिस्तान से तो हिंदू निपटाई दिए, अब बांग्लादेश में 8% हिंदू बचे हैं, वो उनकी आंखों में चुभ रहे हैं, तो उनको भी उनको खत्म करना है। वो अपने
जो उनका एक विचार है उसके तहत काफिरों का उन्मूलन उनका एक धार्मिक मजहबी कर्तव्य है। तो जोगेनाथ मंडल जी ने लियाकत अली से एक बात कही थी, प्रधानमंत्री, कि लियाकत अली जी, दलितों पर बहुत उत्पीड़न हो रहा है, इनको मेहरबानी करके पाकिस्तान से भारत भेज दीजिए, मतलब पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। और यही बात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नेहरू जी से कही थी कि दलितों को बुला लिया जाए, पाकिस्तान से बहुत भीषण अत्याचार होते हैं। ना नेहरू जी ने सुना और लियाकत अली ने जो जवाब दिया था उसको आपके चैनल के माध्यम से मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं। और ये बात उस समय के जो भारत के राजदूत थे, हाई कमिश्नर पाकिस्तान में, श्री प्रकाश जी, जो नेहरू जी के बड़े खास थे, उन्होंने अपनी किताब में कोट किया है। तो लियाकत अली ने कहा कि भाई इन दलितों को मैं कैसे भेज दूं, मेरे लाहौर कराची के और इनकी सड़कों को कौन साफ करेगा। मतलब जो आज वहां 1%, 1.5% हिंदू बचा है, वो उनका पखाना उठाने के लिए और सड़कों को साफ करने के लिए हिंदू बचा हुआ है। तो हिंदू तो बेजुबान कौम है, इनकी कोई नहीं सुनने वाला है। दूसरी तरफ मणिपुर में देखिए आप, अभी जो चल रहा है, मैतेई कुकी जो ईसाई है, वो क्या कर रहे हैं, वो ड्रग्स के स्मगलर है, ड्रग की खेती करते हैं। सरकार, वहां के मुख्यमंत्री जी उनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। जब ये होने लगा, हमारे देश में शोर मचने लगा, नागालैंड, मणिपुर लोकसभा तक में मणिपुर बोला गया, और यूरोपियन कंट्रीज जो पश्चिमी जगत है वो भी चिल्लाने लगा, अरे साहब ईसाइयों पे अत्याचार हो रहा। और मतलब कमाल देखिए कि वहां मैतेई जो आदिवासी है हिंदू, उनको कुकी ईसाई मार रहे हैं, ईसाई आतंकवाद चल रहा है। तो मतलब ये विडंबना है हिंदुओं की कि समझ में नहीं आ रहा कि हमारा होगा क्या। भविष्य बहुत अंधकार में है। जो योगी जी ने कहा है कि बटोगे तो कटोगे, यही एक समय है कि हम सबको बहुत सबक लेने की आवश्यकता है। हिंदू बटा था, जोगेनाथ मंडल के कहने पर आज भुगत रहे हैं। हमारे बेचारे हिंदू, उनकी कोई आवाज सुनने वाला नहीं है। उनका उत्पीड़न, उनकी महिलाओं के साथ इतिहास के पन्ने रंगे पड़े हैं। आप देश के हिंदुओं को पढ़ना चाहिए फ्रीडम एट मिडनाइट, लैरी कॉलिंस की, जो पाकिस्तान विभाजन के समय में जो हिंदुओं का जिस तरह से उत्पीड़न हुआ है, जिस तरह से उनको काटा गया है, जिनको मारा गया है, उनकी बेटियों को उठाया गया, छीना गया, सब भरा पड़ा इतिहास में। जी, वही पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार होती है बांग्लादेश के अंदर। अब हम आना चाहेंगे दिनेश सिंह जी के पास। दिनेश सिंह जी, सवाल यहां पर यह है कि अत्याचार तो हो रहे हैं, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, बांग्लादेश में इस समय भयंकर अत्याचार हो रहा है, अत्याचार की इंतहा है ये कह सकते हैं वास्तव में। और इस पर अभी इस पर मुस्लिम जो संगठन है, ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन ने, उन्होंने बयान दिया है, हिंदू अल्पसंख्यकों के दर्द को उन्होंने महसूस किया है। लेकिन अगर जो राजनीतिक पार्टियों को देखा जाए, वही सवाल जो कि अनूप स्वरूप जी से मैंने पूछा था, सवाल वही है। उन्होंने तो दर्द बयां किया, लेकिन जो हमारा राजनीतिक दल है, इंडी गठबंधन है, उसमें सिर्फ पवन खेड़ा ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है, बाकी और कुछ नहीं किया। क्या हम उम्मीद नहीं कर सकते कि कांग्रेस भी इसके बारे में कुछ बात करे और कहे, उनके नेता कहें, राहुल गांधी जी कहें, प्रियंका गांधी जी कहें, खड़गे जी कहें? जी आप सभी को प्रणाम कुशवाहा जी। देखिए, बड़ा दुखद है कि राजनीति, ऐसी चीजों में अगर राजनीति की जाए तो उससे बड़ी शर्मनाक कोई बात नहीं हो सकती। और जैसे कि कांग्रेस जो है बड़ी मतलब पुरानी पार्टी है, और इनको कम से कम धर्मनिरपेक्षता की जैसे बातचीत करके, और सोशलिस्ट और सेकुलर जो है, इन्होंने प्रेम्बल जो है उसमें मतलब एंटर किया। मतलब जैसे कि जो संविधान बदलने की बातचीत करते हैं कि जैसे कि भाजपा करके संविधान बदल देगी, और खुद उन्होंने सोशलिस्ट और जैसे कि उसके जो सेकुलर जो शब्द है उसको यूज करके बिना मतलब के बांटने काटने का काम किया। तो वो कहीं ना कहीं बहुत शर्मनाक बातचीत थी। और कितनी बार जैसे कि संविधान में बदलाव इन्होंने किए, लेकिन किस तरीके से आगे और समाज में एक रास्ता और समरसता बैठाने का काम अगर करते तो ज्यादा बेटर रहता। लेकिन देखिए कि अभी जैसे अगर बातचीत जैसे बांग्लादेश के परिप्रेक्ष्य में चल रही है, तो देखिए इसमें ये पहले से मतलब लग रहा था उस तरीके से कि पहले से इस तरह की चीजें हैं
नजर आ रही थी। और जो जैसे कि जो मतलब जैसे एक तरह से स्कॉलर जो लोग हैं दोनों ही पक्षों के, चाहे मुस्लिम हो समाज के हो चाहे हिंदू समाज के, उनको पहले से नजर आ रही थी चीजें। और देखिए इस्कॉन जो है, इस्कॉन को टारगेट सिर्फ मतलब है कि सिर्फ एक इस्कॉन टारगेट नहीं किया गया, हिंदू वहां टारगेट किया गया। क्यों टारगेट किया गया है? क्योंकि शेख हसीना जो है उनसे जुड़ा हुआ मामला सारे प्रतीत होता है। क्योंकि ये था कि जैसे उस टाइम पे बड़ा खुले विचारों के साथ में और चीजें जो है बांग्लादेश काफी आगे फल फूल रहा था, और उसमें हिंदू समाज के जो लोग हैं उनकी वहां पर बहुत संपत्तियां हैं और बहुत बड़ा बड़ा बिजनेस है, उन्होंने बहुत बड़े व्यापार धंधे उन्होंने सेटअप कर रखे हैं। बांग्लादेश के पास में तो ये मान के चले सुई बनाने तक की स्थिति अपनी नहीं थी और इसमें भी सक्षम नहीं थे। तो हमारे व्यापारियों ने वहां जाकर के सेटअप करके और वहां पर उनको एक राह दिखाई और वहां के लोगों को लेकर आगे बढ़ाने का, जिसका सिला ये मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो कट्टरपंथी जो एक चुनिंदा मतलब जैसे समाज के जो लोग हैं, तो अगर वहां पर कर रहे हैं तो उसका देखिए माकूल उस तरीके से जवाब कहीं इंटरनेशनल कमेटी उनको आकर के और जो जैसे नेता जितनी पार्टी उन सबको आकर के खुल करके एक सुर में बोलना पड़ेगा। क्योंकि जैसे कि अगर जैसे कि मतलब मिडिल ईस्ट में, गल्फ में और कुछ जैसे कि अत्याचार कुछ होते हैं उस टाइम, तो देखिए मतलब कि एक सुर में जो है जिस तरीके से पार्टी जो है वो आकर के बोलना शुरू करती है। मानवीयता के खिलाफ अत्याचार कहीं पर भी हो कुशवाहा, वो हमेशा निंदनीय रहेगा और मैं पूरी तरीके से कड़ी उसकी निंदा करता हूँ। चाहे मुस्लिम मरे, चाहे हिंदू मरे, चाहे ईसाई मरे या चाहे बौद्ध मरे, तो वो कहीं पर मरा तो एक घर का जैसे कि चिराग बुझता है, एक घर का दिया बुझता है, तो उसमें तकलीफ उस घर को होती है और उसके साथ साथ मुझे और आपको भी तकलीफ होगी और जो भी आदमी मानवीयता को मानता है उसको तकलीफ होगी और होनी चाहिए। उसके बाद देखिए अब जैसे मेन पॉइंट पे आते हैं कि इस्कॉन को टारगेट करने का रीजन ये था कि जब शेख हसीना के खिलाफ जैसे कि मतलब जिस तरह की पुरजोर तरीके से तख्ता पलट की जैसे साजिश चल रही थी, तो आप और मैं सभी इस इश्यू को समझते हैं कि जैसे इतना बड़ा आंदोलन जो स्टूडेंट्स के नाम पे चला गया, तो क्या स्टूडेंट्स बेचारे जो एक मतलब छोटी जमा पूंजी के साथ में और छोटे बजट के साथ में पढ़ने लिखने का काम करते हैं, क्या इतना बड़ा आंदोलन उसको फंड कर सकते थे? सोचने वाली बातचीत ये है कि जहां पर 4 लोगों को कायदे से आप कहीं पर चाय नाश्ते के लिए बुलाते हैं, उसमें अच्छा खासा खर्चा होता है। उसके लिए भी आदमी तय करके बताता है कि ठीक है उस दिन हम लोग चाय बैठते हैं, यूनियन किस तरीके से सम्मिलित होकर चाय पानी नाश्ते पे या भोजन पे बैठते हैं, और वहां पर हजारों लोगों का हुजूम जो है आकर के तख्ता पलट करने का काम करता है और बाद में जाकर के मतलब राष्ट्रपति भवन हो गया और प्रधानमंत्री आवास है उन पे हमला बोलते हैं और अंदर घुस जाते हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं कट्टरपंथियों की मतलब रजामंदी की बनाई चीजें संभव नहीं थी, उसी की आड़ को लेकर के और बाद में इस्कॉन को टारगेट किया गया, क्योंकि इस्कॉन ने उस टाइम पे पुरजोर तरीके से और हिंदुओं को लेकर के एकत्रित करने का और एकजुट करने का काम वहां पर किया था। क्योंकि उसी के आड़ में जैसे कि मतलब कि शेख हसीना सिर्फ एक मतलब नाम मात्र था और नाम मात्र उनका नाम लेकर के उनकी सरकार पलटने के बाद में उसके बाद में हिंदुओं को पूरे तरीके से टारगेट किया, क्योंकि जब तक शेख हसीना तब तक हिंदू सेफ थे, क्योंकि उनके लिबरल गवर्नमेंट थी, सभी को साथ में लेके चलते थे और उनको पता था कि जब तक मतलब भारत का साथ और हिंदुओं का साथ या बाहर से जैसे जो लोग हैं उनका साथ नहीं होगा तब तक बांग्लादेश किस तरीके फल फूल नहीं सकता। और बड़ी विडंबना इस चीज के लेकर के कि कहीं ना कहीं ये लोग अपने आप को सोचते हैं कि हंस के हम ये ले लेंगे और रोके वो ले लेंगे और लड़के वो ले लेंगे। ये इससे बड़ा मजाक क्या होता है कि हिंदुस्तान से लड़ने की बातचीत का तुम ख्वाब में सोच नहीं सकते कि 4 कदम उठाने से पहले तुम्हारे कदम काट दिए जाएंगे। और चीजें आगे जैसे अगर बातचीत अगर करें कुशवाहा जी, तो उसमें देखिए जैसे किस तरह की चीजें कट्टरवादी जो उस तरीके किस तरह के हावी हैं कि सिर्फ उनका मकसद सिर्फ यह है कि इस्कॉन का पूरा नेटवर्क जो है पूरे जितने जो डिवीजन है बांग्लादेश के करीब करीब सभी जगह है, अनगिनत मतलब बहुत सारे मंदिर इनके हैं और साथ में मंदिर की संपत्तियां बहुत है, उसके तरफ ध्यान है इनका। और दूसरे मान के चले कि उस बहाने से एक तरह से जो हिंदू जो है उनको खत्म करने का काम, और जैसे कि पुराने टाइम से जैसे मान के चलें जैसे जो मुस्लिम आक्रांता थे उनसे परेशान थे, अभी इसी तरह के जो कट्टरवाद है उससे कहीं ना कहीं खुद भी परेशान होंगे ये देश जो उस तरीके से है। और छोटी सी एक मतलब जानकारी आपको देने जाता हूँ कि मैं जैसे इस तरीके जैसे कि अभी संजय जी ने बताया कि जैसे वहां पर जैसे कि जो मजलूम और जैसे कि जो एक तरह से वंचित जो समाज के जैसे हैं, मैं एक शब्द यूज करना चाहूंगा और वह बहुत इज्जत मान के साथ में एक शब्द होता था भंगी। तो भंगी देखिए कि मैं इज्जत मान के साथ बोलता हूँ क्योंकि उन्होंने एक तरह से उस टाइम पे जिस टाइम पे मुस्लिम आक्रांता थे तो उनसे बचाने का काम जितनी बहन बेटियों को किया, तो मैं मानता हूँ कि उनको देवता का मतलब दर्जा देना चाहिए। क्योंकि होता क्या था उस वक्त कुशवाहा जी कि जैसे कि मतलब बहन बेटी को उठा लिया जाता था जिस टाइम जैसे कि मुस्लिम जिस टाइम राज था मुस्लिम और ये मुगल शासन था, तो उस टाइम पे ये बेचारे क्या करते थे कि जैसे उनको पता है कि ठीक है मुस्लिम समाज में सुअर जो है वर्जित है, तो ये उनको जैसे कि मतलब पहले से जैसे रिवाज चलता है कि जैसे कि जब शादी होती तो शादी पहले दिन में हुआ करती थी, दोबारा फिर रिवाज शुरू हो गया, तो रात में अंधेरे में शादी करते थे जिससे कि उठा के ना ले जाए। और दूसरा क्या होता था कि जैसे अलता लगाने का जैसे पैरों में जो महिलाओं के जैसे लाल रंग का जो अलता लगा करके जो मतलब उसके लिए श्रृंगार के तौर पर आजकल तो अलग हो गया है, तो उस टाइम पे क्या करते थे सुअर को वो काट करके, और सुअर काटने का काम और कहीं नहीं करता था, तो ये भंगी समाज के आदरणीय जो लोग थे वो सुअर काट करके उसका जो खून था वो पैरों में लगा के रखते, जिससे कि फिर क्या कहते हैं मतलब एक तरह से वर्जित एक तरह से वो उनके लिए वस्तु बन गई, जो नारी पहले से उनके लिए वस्तु का नाम मतलब एक तरह से दिया बिल्कुल।
तो वो उस तरीके से उनके लिए वर्जित बन जाती, तो फिर उठा के लेके नहीं आते। तो उससे एक तरह से मतलब बहन बेटियों की रक्षा करने का कार्य जो है उसमें एक तरह से उनका सराहनीय कदम था। उसी तरीके देखिए जैसे वहां पर जो लोग बैठे हैं, तो एक तरह से मैं उनको मतलब ये मानता हूँ कि जो वहां पर पूरी तरीके से ताकत बन करके और एकजुट होकर के जो रहने का काम बांग्लादेश में कर रहे हैं, तो मैं उनकी पूरी प्रशंसा करता हूँ। और पूरे तरीके से वो जैसे जिस तरीके से एक लड़ाई से कोई कम नहीं है, तो उनका एक एक घंटा जो है किस तरीके से निकल रहा है, आप और हम लोग इससे ज्यादा इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। और किस तरीके देखिए कि जैसे मस्जिदों में कुछ जगह पे ऐसा हुआ में नमाज पढ़ने के बाद में और प्रार्थना के मतलब जैसे जो इनकी जो होती है, तो उसके बाद में और एक तरह से फतवा टाइप का जारी किया गया कि भाई बाहर यहाँ से निकलने के बाद जो भी इस्कॉन के लोग मिले हैं उनका कत्ल करो, उनको मारो, उनको पकड़ के ले आओ। और दूसरा देखिए जैसे कि जो ब्रह्मचारी जिनको पकड़ा गया, जो मतलब पुजारी थे, मुख्य पुजारी इस्कॉन के, तो 2 घंटे तक झड़प चली, उसमें जैसे कुछ लोग मरे भी और सिर्फ एक छोटा सा एक मतलब किसी बात को लेकर के बतंगड़ बनाने का काम सिर्फ किया गया। देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया कि ठीक है कि हमारे नेशनल फ्लैग से ऊपर उन्होंने झंडा फहराया। ये बेतुकी बातें करने से बेहतर था कि अपने तरीके से अपने देश को आगे लेके जाते, सभी इकट्ठे होकर के बढ़ते तो ठीक ठाक रहता। तो मैं कैसे और पुरजोर इसकी निंदा करता हूँ। किसी तरीके से हम लोग सभी यहाँ जो बैठे हैं, हम लोग पूरे तरीके से इस चीज से आहत हैं, परेशान है, तंग है। और किसी तरीके जो भी जैसे उसमें कार्रवाई जैसे भारत सरकार को भी अगर सामने अगर आना पड़े तो पूरी तरीके से आकर जैसे अभी कर भी रहे हैं, और आगे और सख्त कदम उठाने चाहिए। और इस सरकार को ही मतलब उठा के मुझे लगता है कि नेस्तनाबूद कर देना चाहिए। और आगे जाकर के शेख हसीना जिस तरीके जैसे हमने इनको शरण दी पहले से, तो वो ठीक हमने दी थी क्योंकि एक तरह से वो हमारे मित्र की तरह काम करती थी वहां पे से, और फलने फूलने का काम उन्हीं के रिजीम में किया। अभी जो भी जैसे चल रहे हैं तो उसमें एक तरह से पूरा पाकिस्तान का भी हाथ है और उसमें चाइना के भी हाथ है, क्योंकि फंडिंग वहीं से हो रही है। ISI के पूरे तरीके से उन्होंने पुरजोर तरीके से उनको मदद की, तो उसको कहीं ना कहीं कर्टेल करने के लिए और हमें पूरे तरीके से इंटरनेशनल मतलब जो चीजें हैं वो उस तरीके से इंटरनेशनल पटल पे इसको रख करके और आगे इसको बढ़ाना चाहिए और आगे कहीं ना कहीं इसको कर्टेल करने का काम करना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। अतुल मिश्रा जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। बड़ी देर लग गई आप तक आते आते, क्योंकि हमारे विद्वान जो हैं अपने अपने विचार रख रहे थे। सवाल आपसे यह है कि शुभेंदु अधिकारी जी ने कहा है कि यूनुस तानाशाह हैं, और दूसरी बात ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन ने कहा है कि इनकी सरकार में इस्लामिक कट्टरपंथी तत्व घुस गए हैं। क्या लगता है आपको, इसलिए यह सब हो रहा है? देखिए कुशवाहा जी, एक बात बताएं हम आपको कि अभी बहुत हमने सबके विचार सुने, जो हमारे पैनल पे आदरणीय लोग बैठे हैं। कांग्रेस की भी बात आई, विपक्षी पार्टियों की बात आई। कांग्रेस का इतिहास ही आप जानते हैं कुशवाहा जी किस तरफ से जुड़ा हुआ है, और जिस तरफ से उसका इतिहास जुड़ा हुआ है, तो हिंदुओं के पक्ष में हाउ इट इज पॉसिबल, कैसे बातचीत की जा सकती है। हिंदुस्तान में संभल की घटना होती है, संभल की घटना को लेकर सब आतुर हैं, आना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके घर वाले हैं वहां पर, हिंदू उनके घर वाले नहीं है। आने वाले समय पर कुशवाहा जी देखिएगा, जैसे महाराष्ट्र के चुनाव ने, हरियाणा के चुनाव ने हिंदुओं को एक कर दिया है। अब दिल्ली का चुनाव बाकी है। दिल्ली के चुनाव में अभी एक हमारे राजनीतिक विश्लेषक जी ने कहा, कटोगे तो बटोगे, एक है तो नेक है। ये कहीं ना कहीं ये इतिहास बन जाएगा हिंदुस्तान में, और जिस दिन ये इतिहास बनेगा उस दिन कुशवाहा जी देखिएगा, यही जितनी विपक्षी पार्टियां हैं ये सामने आकर बोलेगी। आपने भी बात की, पवन खेड़ा जी ने स्टेटमेंट जारी किया अपना लिखित में, और उसके बाद में प्रियंका ने भी किया है। हम आपको बता दें, प्रियंका का भी वो आया है, उन्होंने भी डाला अपने उसमें एक्स पे। क्यों डाला? उनको ये मालूम है कि महाराष्ट्र के चुनाव में हमारी क्या स्थिति बन गई, किस तरीके से हम महाराष्ट्र के चुनाव में चल रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी जी ने जो अपना स्टेटमेंट दिया, वो स्टेटमेंट बहुत जरूरी था। क्यों? आज अगर भारतीय जनता पार्टी बंगाल में खड़ी हुई और शुभेंदु अधिकारी जी आए हैं, आपको याद होगा कि वहां की एक घटना ऐसी हुई जो पूरे देश में एक तरीके से फेमस हो गई। उसके बाद में वहां का मेडिकल कॉलेज, उसकी घटना हुई। इन घटनाओं की पुनरावृत्ति को कहीं ना कहीं हिंदू मिलकर रोकने की कोशिश करेगा। और मैं तो सारे हिंदुओं से कहना चाहता हूं कि एक बार आपको कहते हो कि हम बटेंगे तो कटेंगे, खाली सुन रहे हैं। हमको समाज में निकलना पड़ेगा। हमको अपने देश को बांग्लादेश नहीं बनना देना। यूनिस जी यहां पर बन गए,
शेख हसीना जी इंडिया आ गई, शेख हसीना जी को हमने शरण दे दी, वहां यूनुस जी क्या कर रहे हैं? चिन्मय कृष्णदास जी को आप 10 दिन की जो है उन्होंने आपसे रिमांड मांगी, आपने उनको जेल भेज दिया। क्यों जेल भेज दिया? कारण उसके पीछे अभी खुद कहा गया चाइना पाकिस्तान उसके द्वारा फंडिंग की जा रही। इसके पहले श्रीलंका था। हिंदुस्तान की बढ़ती हुई आर्थिक स्थिति आज तीसरे नंबर पर जो आने जा रही है, तो इन सबको हजम नहीं हो रहा है कुशवाहा जी। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पूरे विश्व को जल्दी नहीं हजम होगा, इनकी तो बात छोड़िए, लेकिन हमारे पास में आज एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो इन चीजों को समझता है। ममता जी चुप है आज बंगाल के ऊपर, बांग्लादेश के ऊपर। क्यों चुप है भाई? काहे के लिए आप चुप हैं? इसलिए चुप है क्योंकि वोटों की राजनीति है। आपको जो है सत्ता में मलाई चाहिए, रबड़ी चाहिए, आपकी सत्ता बनी रहे। और कुशवाहा जी ऑन एयर चैनल में ये बात कहने जा रहा हूं, सिर्फ 5 साल रुकिए। इन 5 सालों के भीतर ये जितने राजनेता हैं, ये सिर्फ हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तानियों के लिए स्टेटमेंट दे देंगे और आपके चैनल पर मैं भी देखूंगा और आप बता भी रहे होंगे कि ये आज ये हिंदुओं के लिए स्टेटमेंट आया। मुगलों के राज को देख लीजिए, मुगलों ने अपने में क्या किया? आज कोई नाम लेने वाला है? हमारे खुद यहाँ के संविधान रचयिता अंबेडकर जी ने कहा था, जिस देश में ये होंगे वो देश तरक्की नहीं कर पाएगा। उसके पीछे कारण आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। ये जहां जहां है वहां वहां की स्थितियां, कनाडा देख लीजिए, कनाडा में क्या हो रहा है, ब्रिटेन में देख लीजिए, ब्रिटेन में क्या हो रहा है। जहां जहां ये जाते जा रहे हैं वहां की स्थितियों को प्रतिकूल करते जा रहे हैं, वहां की आर्थिक स्थिति को भी गिराते जा रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब बहुत कम समय बचा है हमारे पास, लेकिन 4 मेहमान हैं हमारे पास। हम चाहेंगे कि जल्दी जल्दी हमारे एक क्वेश्चन का जवाब जरूर दे दें कि वास्तव में वो बातें शुभेंदु अधिकारी जी की और ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन की, कि वास्तव में क्या यूनुस तानाशाह हैं या फिर उनकी सरकार में जो इस्लामिक कट्टरपंथी घुस गए हैं, इसलिए ये सारी बातें हो रही हैं। हालांकि अतुल मिश्रा जी ने इसका जवाब दे दिया कि चाइना और अमेरिका उसके पीछे है। जी अनूप स्वरूप जी जल्दी से। पहले आपको बहुत बहुत बधाई, बड़ा सामयिक विषय लिया है आपने। और ये जो कट्टरपंथी जो घुस गए हैं, इसके लिए मैं विशेषकर ISI पाकिस्तान को जिम्मेदार मानता हूं। और ये जो कट्टरपंथी इनको चेक करना है या कंट्रोल करना है, इसके लिए हम लोग का एकजुट होना जरूरी है पूरे भारत को। जैसे किसी ने बहुत अच्छा कहा, बटोगे तो कटोगे, और यही हो रहा है इस देश के साथ। ये बड़ा मतलब विडंबना सी है कि हम लोग एकजुट नहीं हो सकते। एक राष्ट्रीय, ये ऐसा नहीं कि किसी धर्म विशेष के लिए, ये पूरी मानवता के लिए एक पहल है जिसके लिए हम लोग को एकजुट होना जरूरी है। एकजुट होना जरूरी है। संजय सिंह जी संजय सिंह जी आप जी, प्रश्न वही है, जवाब आपसे चाहिए। इस्लामिक कट्टरपंथी सरकार में घुस गए हैं, यूनुस सरकार में। नहीं जी देवेंद्र जी, देखिए यही मैं इसी को जवाब देना चाह रहा था। जी ये जो बरेलवी सेक्ट के मौलाना साहब हैं जी, देखिए बहुत चतुर होते हैं ये लोग जी। इन्होंने जो बयान दिया है इसको हम लोगों ने शायद सुना नहीं और समझा नहीं। इन्होंने कहा कि वहां की सरकार में कट्टरपंथी घुस गए। अरे नहीं जनाब, कट्टरपंथियों की सरकार है, चेहरा यूनुस है। ये जो वहां की जमाते इस्लामी है, वहां का जो स्टूडेंट विंग है, आंदोलन तो उन्होंने खड़ा किया था। सरकार के असली मालिक तो जमाते इस्लामी है, उनके जो स्टूडेंट विंग है वो है, उन्होंने आंदोलन खड़ा किया था। यूनुस तो उसका चेहरा है, वो कठपुतली है। ये क्या समझा रहे हैं मौलाना साहब इस देश के अंदर हिंदुओं को? बेवकूफ ना बनाए मौलाना साहब, खुल के बोले कि जमाते इस्लामी ने। अब जमाते इस्लामी के खिलाफ नहीं बोलेंगे मौलाना साहब। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, अब मुझे 30 सेकंड का समय देंगे। जी इनकी जो वर्किंग होती है इसके आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, चाहे बांग्लादेश हो, 1979 में जब USSR तत्कालीन सोवियत संघ के खिलाफ अफगानिस्तान में जो लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो उस समय तबलीगी जमात में ट्यूनीशिया, अफ्रीका में एक छोटा सा देश है ट्यूनीशिया, अब फ्रांस की कॉलोनी थी,
बहुत सेकुलर कंट्री थी, 90% मुस्लिम आबादी वहां की महिलाएं स्कर्ट पहनती थी, सब पहनती थी, बहुत मॉडर्न सोसाइटी थी। लेकिन जब तबलीगी जमात गई, ब्रेन वॉश किया, बस 10 सेकंड दीजिएगा समय, तो उन्होंने तबलीगी जमात ने किया क्या कि वहां के यूनिवर्सिटीज और डिग्री कॉलेजेस में जाके स्टूडेंट्स का ब्रेन वॉश किया और उनसे कहा तुम लोग शरीयत पर चलो, तुम लोग जो शरीयत के हिसाब से कपड़े पहने जाते हैं उसको करो। उन्होंने बच्चों ने अपने घर में अपने माँ बाप को मजबूर किया कि आप जो शरीयत के हिसाब से पहना हुआ है उसके हिसाब से चलिए। तो ये जमातें उस तरह से काम करती हैं, इसको हमें समझने की आवश्यकता है। बांग्लादेश बहुत खतरनाक लोगों के हाथ में है इस समय। जी दिनेश सिंह जी, इस्लामिक कट्टरपंथी सरकार में घुस गए हैं बांग्लादेश में या उनके हाथों में है? जी जल्दी से, बिल्कुल भी समय नहीं है सर, जल्दी से। जी देखिए कुशवाहा जी, घुस नहीं गए, कट्टरपन जो है पूरे तरीके से हावी है और यूनुस जो है सिर्फ कठपुतली हैं और सिर्फ एक तरह से मजदूर की तरह काम कर रहे हैं। दूसरा देखिए, कट्टरपंथियों ने जैसे पहले भी जिस तरह के जो काम किए वो जहां जिस देश में गए तो वहां पर देश का सिर्फ सत्यानाश करने का काम किया। हमारे देश का जैसे इतिहास की अगर बातचीत करें तो जो हमारी पाठ्यक्रम जो है, पुस्तकें जो है उसमें सिर्फ वो सभी के सब उसमें कि औरंगजेब जो है उसके बारे में लिखा हुआ है, बाबर के बारे में लिखा हुआ है, अकबर के बारे में लिखा है, लेकिन पृथ्वीराज चौहान जो है वो अगर ग्रेट अगर है तो उनके बारे में क्यों नहीं लिखा गया? तो पूरी तरह से ब्रेन वॉश करने के जो काम है, जहां पर गए जहां जहां इनके पैर पड़े वहां पर नुकसान का सत्यानाश करने का काम किया। तो कहीं ना कहीं देखिए एक तरह से हमें एक तरह से अलार्म बेल है, मतलब घंटी बज चुकी है, तो सभी को एक तरह से एकजुट होकर के रहना चाहिए। जी अतुल मिश्रा जी जल्दी से जवाब दीजिए। कट्टरपंथियों की सरकार है बांग्लादेश में या कट्टरपंथी घुस गए हैं सरकार में? बिल्कुल है। मैं आपको याद दिलाता हूं, आज से 8 साल आप जब से मोदी जी की सरकार है, इसके पहले जो 10 साल की सरकार थी तो मनमोहन जी और यूसुफ जी में कोई अंतर नहीं है। उनको भी कोई और चला रहा था, इनको भी कोई और चला रहा है। फर्क इतना है कि वहां पर देश के लिए कट्टरपंथी है, यहाँ देश के लिए कट्टरपंथी नहीं थे। फर्क इतना ही है बस। लेकिन फिर मैं कहना चाहता हूं आपसे कि ये वही पाकिस्तान है जो कांग्रेस ने गलती की, आज उसको हिंदुस्तान इंदिरा जी की गलती को भुगत रहा है। बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं और आज वही पाकिस्तान अपने देश को नहीं संभाल पा रहा है, जहां इमरान और उनकी बीवी बुशरा उनके हिसाब को बिगाड़े पड़ी हुई है। देवेंद्र जी, मैं इस चैनल पर इतनी बात करके खत्म करता हूँ। जी बिल्कुल, अब समय भी बिल्कुल समाप्त हो चुका है, बार बार इशारा हो रहा है कि समय समाप्ति की ओर है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और इस विषय पर अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, अत्याचार का कारण क्या है, यानी कि इस्लामिक कट्टरपंथी। और यहां पर जो ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन ने जो बातें कही हैं, वास्तव में सरकार में घुस नहीं गए हैं, वहां पर कट्टरपंथी ही सरकार चला रहे हैं। चेहरा यूनुस है, इसलिए इस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं। इसके लिए सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए। व्यापार भी है, एक्शन सिर्फ युद्ध से नहीं, व्यापार भी है। व्यापारिक गतिविधियों पर भी अगर रोक लग जाएगी तो वास्तव में बांग्लादेश की स्थिति जो है वो साफ हो जाएगी कि वास्तव में उनकी औकात क्या है। तो फिलहाल यह देखना होगा कि सरकार क्या कदम यहां से उठा रही है, राजनेता तो क्या कह रहे हैं, यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही।